बड़े बड़े पुल तो बीजेपी की सरकार में ढाए जा रहे हैं, कभी पानी में बह जाते हैं, कभी तूफान में उड़ जाते हैं। ये पुल की कहानी है। अरे 15 साल के बाद रोजगार आएगा, लेकिन 15 साल में युवा बेरोजगार हो जाएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। पुलिस की भर्ती दो बार कराई गई है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। हिंदू मुसलमान करके दंगा कराने का आरोप है इनके पे। यूपी में जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस बार अगर बात करी जाए फूलपुर की, तो फूलपुर का चुनाव काफी दिलचस्प है, क्योंकि फूलपुर की जो सीट थी वो भाजपा के पास थी, मगर उनके जो कैंडिडेट थे उन्हें सांसद का टिकट मिला और वे सांसद बन गए, जो इस सीट पर अब चुनाव रहा। अगर बात करी जाए फूलपुर की, तो फूलपुर एक ऐतिहासिक सीट है जिस पर नेहरू थे कभी, तो बाद में उनकी बहन चुनाव लड़ी और साथ ही उसके बाद छोटे लोहिया भी उस पर चुनाव लड़े, मगर कांग्रेस के बाद सपा का उस पर कब्जा हुआ और अब भाजपा का। फिलहाल यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो फूलपुर का चुनाव है वो इन पूरी 9 सीटों में ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि प्रयागराज है और तीर्थों के राजा हैं। तो यहाँ पर जो वोटर्स वोट करेंगे, किन मुद्दों पे करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले युवा है, हम उनसे बात करेंगे। आप वोटर्स हैं, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? देखिए, हम युवा होने के नाते हमारा मुद्दा होगा कि युवाओं के लिए सरकार कुछ काम करे। तो उसमें शिक्षा को लेकर क्या कर रही है सरकार, या ऐसे तमाम सारे मुद्दे, रोजगार को लेकर आने वाले समय में किस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, यही सब दृष्टिकोण होगा हमारा वोट करने का। तो देखिए, इनका कहना है कि जो वोटर्स हैं उनका कहना है शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सारे मुद्दे होंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर इंडिया गठबंधन से, ये बताइए आप लोग क्या कह रहे हैं? इस बार चुनाव को लड़ रहे हैं प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी इंडिया गठबंधन से, तो किस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पे? देखिए, इंडिया गठबंधन ही अपने आप में बहुत बड़ा गठबंधन है। पीडीए का कॉन्सेप्ट है और आप जानते हैं दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला सबका एक गठबंधन है। और साथ ही साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लड़ा जा रहा है और इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम प्रमुख दल इसमें शामिल है। ख़ासतौर पे हम जैसे मैं आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह ने आज अनाउंसमेंट भी किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उपचुनाव में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उस मुद्दे को उठा करके जनता के बीच जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और जनता को धर्म का कार्ड और राजनीति का जो एक विखंडनवाद शुरू हो गया है, उसको किनारे रखते हुए जनता सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा है। मुद्दे का मतलब देखिए, एक आम जनता को क्या चाहिए? अच्छा स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए और जो करप्शंस हैं वो मुक्त चाहिए। जो तमाम जो आपके भी पार्टी के नेताओं पे बड़े बड़े आरोप लगे, जेल गए, जेल से बाहर आए हैं, मगर अगर बात करी जाए यूपी की, तो यूपी में किस तरह से वोटर को आप समझा पाएंगे? क्योंकि लगातार भाजपा का कहना है जो खटाखट के वादे थे, एजेंसी को हायर करके लोगों को माइंड वॉश किया गया, मगर अब झांसे में नहीं आएगी। देखिए, आरोप तो हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं के ऊपर भी लगे, तमाम पत्रकार जेल भी गए, उनके खिलाफ तमाम बहुत ही गंभीर सेक्शन में तमाम मुकदमे दर्ज हुए। देखिए, आरोप लगाना इस जो तानाशाही सरकार है, किसी के ऊपर आरोप लगा सकती है। और आपके सामने उदाहरण है, हमारे जितने बड़े नेता थे सब जमानत पे हैं और बाकायदे उनके खिलाफ एक भी सबूत, जो भी इल्ज़ामात लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, हमारे एक भी नेता, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे हमारे माननीय मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हो, XYZ कोई भी हो, हमारे बड़ा नेता, मसला नेता, छोटे, हर कोई मतलब किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो अच्छा, एक सवाल ये बनता है, आप ही से मैं सवाल कर लेता हूँ कि एक बात बताइए कि जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ ही क्यों CBI ED की जांचें हो रही है? उनके खिलाफ ही क्यों? दूसरी सरकारों में भी तो ये होता था ना, कोई पहली बार ये तो नहीं? नहीं, इतना अंधेर नहीं था। खाना मानते हैं? नहीं, मानने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक अंधेर होता है ना, इसके खिलाफ जो हुआ करता था उसमें कुछ केसेस होते थे, जनरल केसेस थे, लेकिन ये बीजेपी जो है, अच्छा एक बात और है, बीजेपी में जो शामिल हो जा रहा है, जिनके खिलाफ बीजेपी खुद कार्रवाई करती थी, जैसे अजित पवार है ना, अजित पवार के बारे में सुना है? बीजेपी उनके खिलाफ कितने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, उनके खिलाफ एक्शन करती थी। जैसे पार्टी में वाले तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो लोग आते हैं वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, क्या कहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में जो आता है वो धुल नहीं जाता, मगर जो है पहले सरकार में भ्रष्टाचार था। यहाँ तो गुंडा माफिया जितने हैं उनको जो है किसी का कोई पता नहीं है और सरकार कार्रवाई कर रही है और काम हो रहा है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, सारी जो है उस पे चुनाव विकास के दावे कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बड़े बड़े पुल तो बीजेपी की सरकार में ढाए जा रहे हैं, कभी पानी में बह जाते हैं, कभी तूफान में उड़ जाते हैं। ये पुल की कहानी है। अब आ जाते हैं हम चुनाव के मुद्दे पे फूलपुर में। भैया, यही लोक सेवा आयोग पे जिस तरह युवाओं के ऊपर लाठी बरसाई गई, पहले कहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब युवा गया रोजगार मांगने
तो उनको लाठियों से पीटा गया। आज दलित समाज की बेटियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, क्या दलित समाज जो 75,000 दलित समाज है वो क्या बीजेपी को वोट करने बैठा है? उसको भी दिख रहा है। पिछड़ा समाज के साथ अन्याय हो रहा है। पिछड़ा समाज 70,000 लोग हैं, यादव समाज के लोग वो भी बैठे हुए हैं। अगर मुस्तफा सिद्दीकी का भी बयान है, उन पे FIR हुई जो SC लोग को लेके उन्होंने टिप्पणी करी अमरयादित, उसको लेके क्या कहेंगे? अब आप इस पर कह रहे हैं तो हम देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ठीक है, वो आरोप प्रत्यारोप लोगों के ऊपर लगता रहता है। लाइव वीडियो है सामने, उन्होंने बाइट में बोला ठीक है, अगर उन्होंने इस तरह से कहा तो गलत कहा, इसकी हम निंदा भी करते हैं। और सही काम करने के लिए कभी कभी गलत हो जाता है, ये अक्सर देखा गया है। चलिए और लोग सवाल लेते हैं, जहाँ एक तरफ कटोगे बटोगे की बात होती है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जोड़ेंगे जीतेंगे, क्या मामला है ये? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, और साग पे बैठा उल्लू अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। भाजपा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से फूलपुर में चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़ रही है, वो चुनाव लड़ रही है कटोगे बटोगे, बटोगे तो कटोगे, नफरत की राजनीति कर रही है। जोड़ने की बात करिए ना, बट ये सब फर्जी है, ये इतने झूठे इतने मक्कार हैं, ये इनकी कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आप ही के पार्टी के जो गंगा पार के अध्यक्ष थे, उनका आरोप है कि जो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सेटिंग करके उनको वोट नहीं दिया और सपा के पास चली गई सीट, और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। अरे सब देखिए, हम उन लोगों की बात ही नहीं करते। वो चैप्टर खत्म, तो फूलपुर का वो चैप्टर खत्म हो चुका है। अब वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मगर राहुल प्रियंका की फोटो इस्तेमाल करें, क्यों पार्टी कार्रवाई करेगी उस पर, कोई वो चैप्टर ही नहीं है। आप कोई भी हमारी फोटो लगा के आप चुनाव लड़ जाइए, या अमिताभ बच्चन की फोटो लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं उसका, वो जीरो है, ठीक है। और दूसरी बात, ये उत्तर फूलपुर का जो चुनाव होगा, क्या खटाखट काम करेगा इस बार चुनाव? देखिए, जो फूलपुर का जो चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव जो है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से इलाहाबाद में जो क्राइम बढ़े हुए हैं, जो महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, लूट हो रही, ये इनका आरोप है कि बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, क्या कहेंगे? क्या पीछे सरकार में नहीं हुआ? बड़े बड़े घोटाले हुए और सारी चीजें नहीं होता। कहाँ होता? नहीं होता। नहीं कहीं सुनिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जो है इनके सरकार में खुद ही जो है लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं। जब पीछे सरकार थी उसमें खुद ही भ्रष्टाचारी थी। बताइए। भ्रष्टाचार के मामले में पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो डालो, जो जितने भी काले भ्रष्टाचारी होंगे उसमें से डालिए, व्हाइट होके निकल आएंगे। क्योंकि इनके पास मुद्दे की ये राजनीति करते नहीं है, ये सिर्फ भटकाते हैं। क्या कहेंगे आप इनकी बातों से, उनकी बातों में कितना सहमत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीन स्तर पे काम नहीं कर रही है। जैसे अब रोजगार को अगर ले लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी कहती है 15 साल के बाद रोजगार आएगा। अरे 15 साल के बाद रोजगार आएगा, लेकिन 15 साल में युवा बेरोजगार हो जाएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। फूलपुर में इंडिया गठबंधन आ रहा है और इंडिया गठबंधन जीतेगा। केंद्र में आपकी सरकार भी नहीं है इंडिया गठबंधन की, ना प्रदेश में है, तो फूलपुर की जनता से जो वादा करेंगे वो कैसे निभाएंगे? देखिए, मूल चीज ये होता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ही है, गरीब लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी से अच्छी योजना बना के, अच्छे से अच्छी विधायक रहेंगे, अच्छी से अच्छी योजना लाएंगे, अच्छे उनके काम करेंगे, उनको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। कटे बटे वाली राजनीति है, ये भी राजनीति चल रही है। कटने बटने से कोई सिस्टम नहीं होता। चलिए एक आपसे भी सवाल ले लेते हैं। ये बताइए, जैसे आपने दावा किया कि आप लोग की सर जीतेंगे एक प्रत्याशी, मगर सबसे बड़ी बात हमें ये बताइए, जिस तरह से आप लोग ने वादा किया था कि महिलाओं को सरकार बनेगी तो हम देंगे, मगर कुछ महिलाएं भी आपके ऑफिस पहुंच गई थी दिल्ली में, मगर अब वही चीज यहाँ पर घूम के आती कि आपकी सरकार नहीं है, ना केंद्र में ना प्रदेश में, तो कैसे वादे पूरे कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 15 लाख देने का वादा मोदी जी ने भी किया था। लोग उनसे सवाल तो नहीं करते, लेकिन आप उनके पैटर्न पे चल रहे हैं। पैटर्न पे नहीं, मोदी जी एक झूठे थे, झूठे हैं, झूठे रहेंगे, क्योंकि वो शुरू से आज तक जनता की एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इतिहास उठा के देख ली, जब से मुख्यमंत्री वहां से लेके गुजरात के और यहाँ तक केंद्र के प्रधानमंत्री तक। एक मिनट, ये बताइए, जो दावे कर रहे हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से बात करी, वादे करे, पूरे नहीं की, क्या? नहीं काहे नहीं पूरा हुआ? बहुत से वादे, जितने वादे किए पूरा हुए, और कार्रवाई भी, जितने गुंडे माफिया बवाली हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। वादा भी जो है
पूरा किए, कहे नहीं वादा पूरा किए। और इनको क्या जो है, ये तो कहेंगे ही ना, हार रहे हैं। बताइए आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से देखते देखिए आमिर भाई, मैं तो सिर्फ बात करूंगा कि जो फूलपुर के उपचुनाव में जो चुनावी गणित है उसमें लगभग 4,60,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें से 1,83,000 के करीब महिलाएं हैं और 2,23,000 के करीब पुरुष हैं। और आपको बता दें कि जो संख्या वाइज अगर देखा जाए, जो जाति गणित है हैं? जनगणना की अगर हम बात करें तो 75,000 वहाँ पर यादव बोर्ड है, 70,000 मुस्लिम है, 65,000 ओबीसी हैं और उस कुर्मी पटेल हैं, और उसके बाद ब्राह्मण हैं और दलित हैं। ये आंकड़ा तो है, मगर बात करी जाए किन मुद्दों पे? देखिए, मुद्दा तो इस बार उपचुनाव में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वोटर साइलेंट है, जैसा कि आमिर भाई आपने खुद ही बताया है कि वोटर साइलेंट है, वास्तव में वोटर साइलेंट है। लेकिन अगर जाति गणित की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जाति गणित भारी पड़ रहा है, लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी का कुछ बयान ऐसा आ गया है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया है, जैसा कि आमिर जी आपने भी बताया है। तो कुल मिलाकर के दीपक पटेल की अगर मेहनत को देखा जाए तो दीपक पटेल इस समय ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चुनावी गणित को उन्होंने साधने की पूरी कोशिश चलिए, कर बात करते हैं। उनका क्या दावा है? दीपक पटेल की मां सांसद थी, उनकी पकड़ इस समय भी मौजूदा समय में है और उनको टिकट मिला है, और आपकी तरफ से बात हो रही है कटोगे बटोगे जोड़ेंगे और जीतेंगे, और मुस्तफा सिद्दीकी का बयान आता है जो एससी को लेकर अमर्यादित, उस पर एफआईआर भी हुई है। तो क्या होगा अब आपकी? देखिए, मुस्तफ़ा सिद्दीकी के जहाँ बात है, वो एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं, बहुत ही शरीफ व्यक्ति हैं। उनका कहीं ना कहीं लोगों में रुझान है, और उपचुनाव में 99% उनकी जीत सुनिश्चित है। 1% बची हुई है, बस वो रिजल्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो डेट बढ़ गई है अभी तो फिलहाल वोटिंग की, मगर क्या लगता है क्यों मुस्तफा सिद्दीकी को लोग वोट करेंगे? वहाँ के क्या वजह होगी ऐसी? क्योंकि लोगों को लगातार भाजपा ये कह रही है कि जो उन्होंने वादे करे थे खटाखट के एजेंसियों के द्वारा लोगों को भ्रमित करा था, अब उस भ्रम में लोग नहीं आएंगे, ये भाजपा कह रही। बात क्या? देखिए, पटेल बिरादरी जो समाज के लोग हैं, भाई लोग, वो भी काफ़ी नाराज चल रहे हैं भाजपा से। वहाँ पर यादव भाई लोग ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं। यहाँ पर पिछली बार तो सपा को यादव ही नहीं वोट नहीं किया था। नहीं, ये तो कहने की बात है। सपा ने सेकंड पोल किया था, 2700 कुछ वोट से हमारे मुस्तफा सिद्दीकी जी चुनाव हारे थे, जो हमारे कैंडिडेट थे। तो कहीं ना कहीं सेकंड पोल किया था इन्होंने, प्रवीण पटेल, ये सॉरी इनका नाम लीजिए, इंडिया गठबंधन का और के पार्टी के ही एक प्रत्याशी जो अगेंस्ट में लड़ रहे हैं इंडिया पार्टी के गठबंधन के, तो क्या वोट इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता उसका। ये तो हर चुनाव में आपको फेस कर देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं बगावत होती रहती है। अब क्या इनके में बगावत नहीं हुई क्या? सुनने को तो ये भी आ रहा है कि प्रवीण पटेल जी के परिवार से वो टिकट मांगा जा रहा था, उनको नहीं मिला, तो दीपक पटेल जी के। आप बताइए, आप प्रदेश की राजनीति देख रहे, देश की देख रहे, क्या बताएंगे? देखिए, लेकर फूलपुर को लेकर देखिए सीधा सब मसला है। फूलपुर इलाहाबाद का एक ऐसा विधानसभा है जो ऐतिहासिक है, आज़ादी के बाद से लेकर के अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की जो भी रणनीति थी पूरी तरह से फेल हुआ। 400 पार से कहाँ 240 तक आ गए थे। उपचुनाव जितने भी हो रहे हैं, उपचुनाव में एक मैसेज देने का काम करिए कि 2027 का चुनाव हो, चाहे उसके पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव हो। फूलपुर एक ऐसा मीटर बनने जा रहा है जिसमें मैंने पीडीए का नाम लिया था, शुरू में पीडीए का नाम लिया था। वो तो एक रणनीति है, एक ऐसा गठबंधन है जिसमें हर वर्ग विशेष का, हर जो भी जिसका जितना भी अधिकार है उसमें उसकी बात करी जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पेंशन के मुद्दे पे खामोश रहती है, रोजगार के मुद्दे पे खामोश रहती है। अभी सर्वे साधु जी ने बहुत अच्छी बात कही ना, पिछले 7 सालों से 8 सालों से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो गया, राजकीय इंटर कॉलेज हो गया, प्राइमरी शिक्षा की भर्ती हो गई, लेखपाल कानूनगो की भर्ती होगी, पीसीएस तक की भर्ती होगी। एक भी भर्ती बताइए कि अगर सही से भरी गई हो। पुलिस की भर्ती 2-2 बार कराई गई है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो जो आम जनता है, आम लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, उनके लिए भाई देखिए, सबसे उनके परिवार का कोई बंदा रोजगार पा जाए, उनके परिवार का किसी बंदे का अच्छी इलाज हो जाए, उनके बच्चे स्कूल में पढ़े, ढांचे की बात करिए, सोच की बात करिए ना। हम जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो उपाध्यक्ष है शरीफ जी, उनका दावा है लगातार के विकास हो रहा है, रोड बन रही है, फ्लाईओवर हो रहा है, क्राइम मुक्त हो गया है, बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर अभी बीजेपी का हैंडल उठा लीजिए, ट्विटर हैंडल बीजेपी का, उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। अपना कुछ योगदान क्या? अभी उन्होंने कहा ना कि बहुत विकास किया मोदी जी ने। कौन सा विकास किया? एक विकास का नाम ले लीजिए। एक विकास इन्होंने बहुत अच्छा करा, हिंदू मुसलमानों को बांट दिया है, नफरत की भावना पैदा कर दी है। अगले पिछले में इन्होंने बांट दिया, यादव को यादव से लड़ा दे रहे हैं, ठीक है, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दे रहे हैं। सपा सरकार में भी देखिए होता था कि यादवों को प्रेफरेंस ज्यादा मिलता था, मुस्लिम हो या कोई अन्य हो उसके सेकेंडरी पे देखा जाता था। ये तो हर जगह होता है। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो
समाजवादी परिवार का मैं सदस्य नहीं हूँ, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के एक पार्ट है। उनकी क्या राजनीति है वो अलग मैटर है, लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, जहाँ हम लोग मिल करके चल रहे हैं, हमें किसी के परिवार से कोई लेना देना नहीं। अरे मोदी जी और योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। परिवारवाद की बात आई तो इनसे एक और सवाल ले लेता हूँ। लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं परिवारवाद के, क्या कहेंगे? नहीं, ये सब बेबुनियाद है, ये सब चुनावी स्टंट होते हैं विपक्ष के, और ऐसा कुछ नहीं है परिवारवाद। डिप्टी सीएम ने तो ये भी कहा कि अभी वो सिंगवेरपुर से लौट रहे थे तो एक चौराहा पड़ता था जहाँ लुंगी वाले गुंडे बैठते थे, और हमने जब पूछा तो कहा कि बिल में घुस गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप खुद देख सकते हैं कि भाजपा में परिवारवाद ज़्यादा हैगा। ये एक दूसरे को वरीयता देते हैं अपने परिवार वालों को, और केवल नफरतों का बीज बो रहे हैं। ये हर जगह आज देख रहे हैं कि आपका पड़ोसी आपसे जो अच्छे संबंध हुआ करते थे, आज वो कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा हो गया, इतना नफरतों का बीज बो। सर, ये बड़ा आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी नफरत का बीज बो रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही, क्या कहेंगे? आप नहीं, खुद एक मुस्लिम हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं भाई साहब, ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं। क्या कहेंगे इस पे जो आरोप लग रहा है? अब आरोप तो लगाते हैं, लगाए तो उसमें क्या कर सकते। चलिए सर, वैसे आपसे एक सवाल लेते हैं, क्या कहेंगे आप जिस तरह से परिवारवाद की बात करी जाए और बात करी जाए? देखिए, दूसरों पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाती है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं, अमित शाह को ले लीजिए, जैसा क्या है, कहाँ है, किसके दम पे है, दिख रहा है। राजनाथ का परिवार ले लीजिए, कहाँ है, क्या है, सब दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। परिवारवाद की बात करते हैं ना, परिवारवाद की। अब आ जाते हैं मुस्लिम पे, हिंदू मुसलमान करके दंगा कराने का आरोप है इनके पे। और इसके पहले भी इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, राष्ट्रीय सौदे में कैमरे पे पकड़ा गया है, आरोपी था। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी बहुत आसान है। फूलपुर से गठबंधन कितने मजबूती से जीतेगा? फूलपुर की बात करें, देखिए, पीडीए 100% 9 की अभी जितने सीटों पे चुनाव हो रहा है, सभी सीटों पे पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहा है। इसलिए कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पूरा यूथ इस समय लामबंद है इस बात के लिए कि उसको रोजगार नहीं मिला, और रोजगार देने वाली पार्टियों के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ पूरा यूथ खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ। आपसे क्या नहीं लगता अखिलेश यादव के और किसी पार्टी में ये गट्स था कि उनके प्रत्याशी लड़ सके? सारी पूरी 9 सीट पर अपने ही प्रत्याशी की। देखिए, क्या टाई अप हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सेंट्रल के लोग जाने, जो उनमें बात हुई। हम बस इतना जानते हैं कि सही दिशा के लिए और सही काम के लिए सबको, पूरे हिंदुस्तान को लामबंद होना चाहिए, और वो काम हो रहा है। क्योंकि ये हिंदुस्तान में हिटलरशाही, तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक साथ है। बताइए, आप वोटर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा आमिर भाई, आप प्रयागराज के जाने माने रिपोर्टर हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको तो मैं तो अपने राजनीतिक भाई से कहना चाहूँगा कि जो पटेल मतदाता है वह पूरी तरह से भारतीय जनता के पार्टी के साथ लामबंद है। इस बात पे आमिर भाई आप भी जानते हैं, ग्राउंड रिपोर्टर हैं, प्रयागराज के जाने माने रिपोर्टर हैं। दूसरी बात ये कही जाए मौर्य वोट की, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य वोट को साध लिया और ब्राह्मण वोट को साध लिया तो वह जीत सकती है। और आपको तो खुद पता है आमिर भाई कि दीपक पटेल अभी राजा भैया से मुलाकात किए हैं क्षत्रिय मतों को ध्रुवीकरण के लिए। तो अगर वो ध्रुवीकरण हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि आप जानते हैं आमिर भाई कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। फिलहाल राजा भैया की कभी अखिलेश और मुलायम सिंह जी भी मदद लेते थे, अब ये बात जो कह रहे हैं, क्या कहें? इनकी तो बैसाखी पे चलने की आदत पड़ गई है। सपा की भारतीय जनता पार्टी की, भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ये इनकी सेंट्रल से लेकर राज्य तक, वार्ड से लेकर विधानसभा तक, ये लोग बैसाखी चलने की आदत पड़ गई है, बैसाखी का सहारा ढूंढते रहते हैं। मेरा बस कहने का ये मतलब है कि अभी भाई साहब ने कहा कि सारे पटेल लामबंद हैं। अरे भैया, ये फूलपुर विधानसभा है, जब लोकसभा में सारे पटेल लामबंद नहीं थे तो फूलपुर विधानसभा में कैसे लामबंद हो जाएंगे? लोकसभा में बेईमानी करके जीत गए, साक्षात पूरी जनता जानती है। इतना काम किए थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि इनका 1515 वोट गिनने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, फोन करावा जाता। चलिए, ये लोग जो फूलपुर से जो अब चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, इस पे जो अब वोट होगा उसके बाद किस्मत बक्से में कैद होगी, और जब परिणाम आएंगे तो कौन इस तख्त पे, ताज पे बैठेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर अब देखना होगा कटोगे के बटोगे की राजनीति चलेगी या जोड़ोगे जीतोगे की राजनीति आगे चलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। द न्यूज़ 15 के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।